नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरएसएस का योगी मॉडल। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए संघ की बैठक में बनी रणनीति। राज्यों के चुनावों में नहीं होगा पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की रणनीति का खाका दिल्ली में करीब करीब तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण निर्णय यह माना जा रहा है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ को खरा उतरना होगा। आपको बता दें दोस्तों, आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में यह निर्णय लिए गए। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई। संघ नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनाम मोदी की रणनीति से नुकसान हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वैक्सीन प्रोग्राम के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 21 जून से होगी लागू। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त में देगी। केंद्र से मिली वैक्सीन को राज्य सरकारें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र और 18 साल से ऊपर के लोगों को सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज की कीमत से अधिकतम 150 रुपये ही ज्यादा ले सकते हैं। यानी प्राइवेट अस्पताल में कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 750 रुपये होगी, जबकि कोवैक्सीन के लिए अधिकतम 1350 रुपये लिए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा में ऑक्सीजन सप्लाई के मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की मौत। अस्पताल सील, महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। जी हां दोस्तों, आगरा के श्री पारस अस्पताल का कथित मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देने की वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई है। मामले ने पुलिस प्रशासन सहित सूबे के राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह प्राइवेट अस्पताल पहले भी विवादों में रहा है। कोरोना की पहली लहर में भी इस अस्पताल पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन प्रशासन ने जल्दी अस्पताल पर लगी सील खोल दी, जो सवालों के घेरे में है। अब एक बार फिर अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन का कथित वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बातचीत में सुनाई दे रहा 5 मिनट तक मरीजों की ऑक्सीजन की सप्लाई जानबूझकर रोकी गई। ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाते ही 22 मरीजों की जान चली गई थी। वायरल वीडियो में अरिंजय जैन की आवाज बताई जा रही है, जिसमें वह कह रहा है कि 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करते ही 22 मरीज छट गए। उस समय अस्पताल में 97 मरीज भर्ती थे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के सभी जिलों से हटाया गया कोरोना कर्फ्यू, अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू। जी हां दोस्तों, कोरोना के घटते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर आई है। सूबे के सभी 75 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू को खत्म करने का ऐलान हुआ है। बुधवार से पूरे प्रदेश में सिर्फ नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि बुधवार 9 जून से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में केवल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सहगल ने बताया है कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मामले कम हुए हैं और अब प्रदेश में कुल 14,000 लोगों का इलाज चल रहा है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए निर्देश, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के गैरकानूनी ढंग से गोद लेने पर लगे रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के गैरकानूनी तरीके से गोद लेने को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधियों में कोई एनजीओ या व्यक्ति शामिल है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने निर्देश दिया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति या एनजीओ के खिलाफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यवाही करें। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों को उन गैर सरकारी संगठनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है जो बच्चों की गैर कानूनी अडॉप्शन में लिप्त हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधानों के विपरीत प्रभावित बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकारों से सुनिश्चित करने को कहा है कि अनाथ हुए बच्चों को भोजन, दवा, कपड़े आदि की कमी ना हो। कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा बिना किसी बाधा के चलती रहे। इसके साथ ही केंद्र से भी इस बात की विस्तृत जानकारी देने को कहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित सहायता बच्चों तक किस तरह से पहुंचाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की सजा। जी हां दोस्तों, 62 लाख की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता रामकोविंद को डरबन की एक अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। उन पर भारत से एक खेप लाने के लिए इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी को मैनेज करने के नाम पर व्यवसायी SR महाराज से 62 लाख रैंड हड़पने का आरोप था। इससे होने वाले लाभ को व्यवसायी के साथ बांटने का भी उन्होंने वादा किया था। लता राम गोविंद प्रसिद्ध अधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिग्वंत मेवा राम कोविंद की बेटी है। डरबन विशेष आर्थिक अपराध अदालत ने उन्हें दोष सिद्ध और सजा दोनों के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विश्व में 3 महीने के बाद मिले सबसे कम 3 लाख नए केस। बीते 24 घंटों में करीब 8,000 पीड़ितों की गई जान। जी हां दोस्तों, भारत और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर थमने का असर वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। नतीजन वैश्विक स्तर पर दैनिक मामलों में कमी आने लगी है। विश्व में 3 महीने बाद गत 24 घंटों में सबसे कम 3,12,000 नए मामले पाए गए। इससे पहले गत 8 मार्च को 2,94,000 संक्रमित पाए गए थे। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में करीब 8,000 पीड़ितों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस करेगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्दी प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस करने जा रही है। सरकार की योजना है कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन मिले। यही नहीं, सरकार सभी को स्मार्टफोन के बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी देगी। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों, सरकार का मानना है कि स्मार्टफोन देने से आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में पारदर्शिता के साथ समय भी कम लगेगा। अब कार्यकर्ताओं की मुट्ठी में आंगनबाड़ी की हर योजना का डाटा साथ रहेगा। आपको बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में कुल मिलाकर 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। हर केंद्र में औसतन 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां तैनात हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि करीब 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। स्मार्टफोन से लैस होने के बाद बच्चों के पुष्टाहार और देखभाल समेत आंगनबाड़ी से संचालित होने वाली योजनाओं को ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्वी लद्दाख के पास चीनी वायुसेना ने किया अभ्यास, अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 1 साल से भी ज्यादा समय से तनातनी जारी है। दोनों देशों के बीच चल रहे कई दौर की वार्ता के बाद सेनाएं पीछे हटी और तनाव थोड़ा कम हुआ। हालांकि ड्रैगन पर भरोसा न करते हुए भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहती है। इस बीच चीन ने एक बार फिर से उकसावे की कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक चीनी वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के पास अपने हवाई अड्डों से एक बड़ा हवाई अभ्यास किया है। पूर्वी लद्दाख के सामने करीब 2 दर्जन चीनी लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। इसके बाद से ही भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
वैक्सीन नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कंपनियों ने सख्त किए पॉलिसी के नियम। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब कंपनियां अपने रिस्क मैनेजमेंट को सख्त कर रही हैं। कंपनियों ने क्लेम के अधिभार से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को सख्त करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत होम आइसोलेशन के जरिए भी आप कोविड-19 नेगेटिव होते हैं तो 3 महीने तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा टेली मेडिकल की जगह अब टर्म इंश्योरेंस के लिए कंपनियां संपूर्ण मेडिकल टेस्ट पर भी जोर दे रही है। आपको बता दें दोस्तों, कुछ कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के लिए वैक्सीनेशन से जुड़ी शर्तें भी जोड़ दी है, यानी कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन ली है तभी आपको पॉलिसी दी जाएगी, वरना नहीं। या फिर आपको पॉलिसी दी जाएगी तो हो सकता है कि कंपनी आपसे प्रीमियम ज़्यादा ले। कंपनियों ने क्लेम के भार से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सख्त कर दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को शख्स ने सरेआम मारा तमाचा, 2 लोग हिरासत में। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिणी पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान एक शख्स ने सरेआम तमाचा जड़ दिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। हाल ही में फ्रांसीसी सेना को सेवा देने वाले एक गुट ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्लाम को लेकर हिदायत दी थी। इस गुट का कहना है कि इस्लाम धर्म को रियायत देने की वजह से फ्रांस का अस्तित्व दांव पर लग चुका है। फ्रांसीसी सेना में सेवारत सैनिकों के इस गुट का यह पत्र कंजर्वेटिव मैगजीन वैल्यूअर्स एक्यूलेस में प्रकाशित हुआ था। इस मैगजीन में पिछले महीने भी इसी तरह का एक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें गृह युद्ध की चेतावनी दी गई थी। बाद में फ्रांस के गृह मंत्री और इमैनुअल मैक्रों के करीबी सहयोगी जेराल्ड डोरमेनिन ने इस पत्र को कुछ लोगों की कच्ची पेतरबाजी करार दिया है। मंत्री ने अनाम पत्र लिखने वालों में साहस की कमी का आरोप लगाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब चीन के बुरे दिन होने वाले हैं शुरू, कोरोना वायरस पर अमेरिकी रिपोर्ट भी आई सामने। जी हां दोस्तों, कुछ समय पहले हुए एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन में वुहान के एक लैब में बना और वहीं उसकी उत्पत्ति हुई। अब अमेरिका की रिपोर्ट भी इसी दावे पर मोहर लगा रही है। अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 वायरस वुहान की लैब से ही लीक हुआ होगा, ऐसा संभव है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की उत्पत्ति पर इस रिपोर्ट में अमेरिकी US गवर्नमेंट की नेशनल लेबोरेटरी ने कहा है कि वायरस वुहान के एक चाइनीज लैब से लीक हुआ, ऐसा संभव हो सकता है और इसकी आगे जांच की जरूरत है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर यह अध्ययन मई 2020 में कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में किया था। ट्रंप के हटने से ठीक पहले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वायरस के मूल स्रोत को लेकर जांच करने के आदेश दिए थे। लॉरेंस लिवरमोर का अध्ययन कोविड-19 वायरस के जीनोमिक एनालिसिस पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बैंक ऑफ इंडिया और PNB के खिलाफ RBI की कार्यवाही, लगाया 6 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर नॉर्म्स के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही की है। RBI ने इन दोनों बैंकों पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर जिन मामलों में कार्यवाही की है उनमें एक मामला धोखाधड़ी के क्लासिफिकेशन और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, मानसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून अब पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मानसून के जल्द पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में 11 जून से कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। इसका असर मानसून पर भी दिखेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून तक मानसून महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाएगा। इसके 11 से 13 जून के बीच उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के दाम। तो दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल
डीजल की कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। लगातार 2 दिनों की पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि के बाद आज बाजार में तेल के दाम स्थिर रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने चांदी के दामों का। तो दोस्तों भारत में सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना वायदा मामूली गिरावट के साथ 49,134 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी का भाव 0.56% की गिरावट के साथ 71,418 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू मोर्चे पर MCX सोना 49,550 से 49,750 रुपए के स्तर पर प्रतिरोध का सामना कर रहा है, जबकि 48,210 रुपए पर समर्थन है। वहीं कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदे के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 399 रुपए की गिरावट के साथ 71,418 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आधार का मोबाइल ऐप देगा 35 से ज्यादा सर्विसेज। UIDAI ने लॉन्च किया एम आधार का नया वर्जन। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप आधार कार्ड से जुड़ी 35 सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं, आधार कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं, आधार केंद्र की लोकेशन को जान सकते हैं और ऐसी कई सर्विसेज हैं जो आप अपने मोबाइल के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कनाडा में इस्लामोफोबिया की वारदात, ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम परिवार के 5 लोगों को कुचला, 4 की मौत। जी हां दोस्तों, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में पैदल जा रहे मुस्लिम परिवार के 5 लोगों को एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी। घटना में परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक सदस्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि ट्रक चालक ने परिवार को मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध नाथानिल वेल्टमेंट ओंटारियो में लंदन का रहने वाला है और वह पीड़ितों को नहीं जानता था। उस पर 4 लोगों की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार शाम की है। पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने एक मोड़ पर पीड़ितों को रौंद दिया। मृतकों में 74 साल की महिला, 46 वर्षीय पुरुष, 44 वर्षीय महिला और 15 वर्षीय लड़की शामिल है। गंभीर रूप से जख्मी 9 साल के बच्चे का इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम से भरते हैं घर और दुकान का रेंट तो होगा 10,000 रुपए का फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी हर महीने अपने घर और दुकान का रेंट भरते हैं तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है। ये ऑफर देश की सबसे बड़ी ई वॉलेट कंपनी पेटीएम का है। अगर आप अपने घर और दुकान का रेंट पेटीएम से भरते हैं तो आपको 10,000 रुपए का फायदा होगा। दरअसल पेटीएम अपने यूजर्स को बेहतर से बेहतर सर्विस देने के लिए कई फीचर्स पेश करती रहती है। अब कंपनी अपने यूजर्स को एक और शानदार मौका दे रही है। आप पेटीएम के रेंट पेमेंट फीचर के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड से सीधे मकान मालिक के बैंक अकाउंट में रेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर आपको 10,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।